सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होगे। और जैसा कि भाई हम लोग अध्ययन कर रहे हैं क्लास 10th की साइंस का, और इस साइंस के अंदर हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं पहले वह फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। भाई इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अध्ययन किया था प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के गुण, उसके बाद प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम और परावर्तन के प्रकार। यानी इतने टॉपिक को हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आज उसी क्लास को हम आगे लेकर आए हुए हैं और इस क्लास के अंदर हम लोग अध्ययन करेंगे इमेज यानी प्रतिबिंब और दर्पण का। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुभारंभ कर रहे हैं और आप लोग जरूर बताइएगा कि भाई आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है, क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट के साथ क्लास को कराएंगे। ठीक है, और जीरो से लेकर और शिखर तक आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे। यानी इस क्लास से हर एक कमजोर बालक कुछ ना कुछ सीख कर जाएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को शुभारंभ कर रहे हैं। पहली हेडिंग हम लोग अध्ययन करने वाले हैं और उस हेडिंग का नाम है भाई क्या? प्रतिबिंब। तो हेडिंग कौन सी डालेंगे भाई? प्रतिबिंब। अब बात आ रही है कि भैया इस प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। तो आप लोग जब दर्पण के सामने खड़े होते हो तो आप लोग देखते हो कि दर्पण में आपकी आकृति बन जाती है। तो आप बोलोगे सर उसे ही हम क्या कहते हैं? उस वस्तु का प्रतिबिंब। यानी समझ में आया नहीं आया? हमने बताया कि भाई जब आप लोग दर्पण के सामने खड़े हो और उस दर्पण में आपकी क्या बन जाती है भाई? आकृति बन जाती है, और उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम बोलते हैं इमेज यानी प्रतिबिंब। ठीक है, दूसरे परिभाषा रूप में कैसे देंगे? मान लिया जहां ये वस्तु रखी होगी, वस्तु से कौन आएंगी? वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें। ठीक है, आप लोग दर्पण में जाके हम इसको टॉपिक को कराएंगे। दर्पण में आप लोग पढ़ोगे दो प्रकार से, एक समतल दर्पण और एक गोली दर्पण। गोली दर्पण को दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण के रूप में। ठीक है, मैंने मान लिया ये हमारा एक दर्पण है। ठीक है, और गोली दर्पण का ये भाग है। आगे चल के इसको हम रिवीजन आप लोग कराने वाले हैं, टॉपिक को इनको पढ़ाने वाले हैं, घबराइए मत। ठीक है, अब होगा क्या? होगा ये कि यहां से जो किरणें, देखो यहां रखी हुई है वस्तु, यहां पर हमने मान लिया ये कौन रखी हुई है? वस्तु रखी हुई है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इस वस्तु से प्रकाश की किरणें चलेंगी। ठीक है, चलने के बाद भाई टकराएंगी, टकराने के बाद वापस, टकराने के बाद क्या होंगी? वापस। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि ये रखी हुई थी वस्तु, और इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? हमने बताया ये जो वस्तु है, इस वस्तु से चलने वाली ये प्रकाश की किरणें, वस्तु से चलने वाली ये प्रकाश की जो किरणें हैं वह परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, और दूसरे तरीके से हमने बताया, आपको क्या बताया है कि जब आप दर्पण के सामने खड़े होते हो तो उस दर्पण में आपकी जो आकृति बनती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब यह प्रतिबिंब हमारा कितने प्रकार से बनता है? दो प्रकार से। एक बनता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक बनता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, हमने क्या बताया? आपका दो प्रकार से बनता है, एक तो वास्तविक और एक आभासी। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रतिबिंब की परिभाषा लिखेंगे। क्या परिभाषा लिखेंगे? लिखेंगे किसी वस्तु से
किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे प्रतिबिंब के प्रकार। बात किसकी करने वाले हैं हम लोग भाई? बात करने वाले हैं प्रतिबिंब के प्रकार की। प्रतिबिंब के प्रकार, तो भाई हम लोग कितने प्रकार से पढ़ेंगे इसको? दो प्रकार से, एक आभासी प्रतिबिंब और दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब। तो पहला भाई हम कौन सा पढ़ेंगे? एक हम लोग अध्ययन करेंगे आभासी प्रतिबिंब का, और दूसरा कौन सा होगा हमारा? वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहां पर प्रतिबिंब हमारा दो प्रकार से होता है, एक होता है आभासी और दूसरा होता है वास्तविक। ठीक है, तो अभी केवल यहां पर इतनी चीज को ध्यान रखना है कि भाई इमेज किसे कहते हैं और इमेज कितने प्रकार से होती है। ठीक है, अब हम लोग इस चीज का अध्ययन करने वाले हैं दर्पण के अंदर। ठीक है, तो यहां तक का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण को। चलिए स्क्रीनशॉट लो भाई। चलिए भाई, अब हम लोग अध्ययन करने वाले किसका? दर्पण का। तो हमारी जो हेडिंग रहने वाली है भाई वो कौन सी रहने वाली है? दर्पण। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। ठीक है, अब समझो दर्पण किसे कहते हैं। जैसे आपने एक कांच की प्लेट ली, ठीक है, हमने क्या बताया? आप लोगों ने एक कांच की प्लेट ली और उस प्लेट के किसी भी एक ओर, कांच की प्लेट के किसी भी एक ओर आपने कलई या लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया, और लेप करने के बाद दूसरे वाले जो भाग को परावर्तक पृष्ठ बना दिया, तो ऐसा निकाय क्या कहलाएगा? दर्पण। समझो यहां पर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मान लिया कि भाई आपने ये एक कांच की प्लेट ली, आपने ये क्या ली? कांच की एक प्लेट है। ठीक है, एक भाग भाई ये रहा, मैंने मान लिया एक भाग ये है और दूसरा वाला भाग भाई ये रहा। ठीक है, ये कांच की प्लेट के हो गए भाग। ठीक है, अभी आप इस कांच की प्लेट के आर पार देख सकते हो। अभी मैंने क्या बताया? इस कांच की प्लेट के आप क्या कर सकते हो? आर पार देख सकते हो। लेकिन आपने क्या किया है कि इसके एक भाग पर आपने कलई या लाल ऑक्साइड का आपने क्या कर दिया? लेप कर दिया। ठीक है, तो आपने जिस भाग पर कलई या लाल ऑक्साइड का लेप किया है, तो इसके दूसरी ओर आप किसको रखोगे? वस्तु को रखोगे। दूसरी ओर किसको रखोगे? वस्तु को रखोगे। ठीक है, अब आप दूसरी ओर भाई वस्तु को रखोगे तो वस्तु से क्या आएंगे भाई? प्रकाश की किरण आएंगी, टकराएगी। टकराने के बाद अब भाई इसके आर पार तो जाएगी नहीं, क्योंकि इस भाग पर भाई, दूसरे भाग पर कौन है? पॉलिश है, इसलिए यह किरण आर पार नहीं जाएगी। तो टकराने के बाद फिर क्या होगी? यह किरण उसी माध्यम में क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो यहां पर इस घटना को हमने क्या बताया था? प्रकाश का परावर्तन।
इस घटना को हमने क्या बताया था, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। और हमने इन दोनों किरणों के बीच में एक लंब भी डाल दिया, दोनों किरणों के बीच में हमने क्या डाल दिया भाई, एक लंब डाल दिया। इसको हमने बोला है अभिलंब, इसको हमने क्या बोला है, अभिलंब। और हमने बताया था कि भाई जो किरण सतह की ओर आती है, जो किरण सतह की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, इसको बोला है, इस किरण को बोला है आपतित किरण, आपतित किरण। और जो किरण सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में जाती हुई दिखाई दे रही है, तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इसको क्या बोल रहे हैं भाई, परावर्तित किरण, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इसका एक भाग तो पॉलिशदार है और दूसरा भाग जिस पे प्रकाश के परावर्तन की घटना को देखने को मिल रही है, उस भाग को बोल रहे हैं भाई, उस भाग को बोलेंगे परावर्तक, उस भाग को क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ। तो ऐसा निकाय हमारा क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा। समझो, आपने क्या लिया, आपने एक कांच की प्लेट ली, मैंने यहां पर क्या है भाई लिया है, ये हमने लिया कांच की एक प्लेट ली, जिसके एक भाग पर आपने कलई या लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया और दूसरे वाले भाग को आपने क्या बना दिया, दूसरे वाले भाग को आपने परावर्तक बना दिया। अर्थात जिस भाग पे प्रकाश के परावर्तन की घटना हो उसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ। तो ऐसा निकाय हमारा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा। क्या बताया हमने कि आप लोग कांच की प्लेट के किसी भी भाग पर लाल ऑक्साइड या कलई का लेप करके दूसरे भाग को आप क्या बना दो, दूसरे भाग को परावर्तक पृष्ठ बना दीजिए, तो ऐसा निकाय दर्पण कहलाता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, परिभाषा, परिभाषा लिखेंगे, कांच, कांच की प्लेट के किसी एक भाग पर, किसी एक भाग पर कलई या लाल ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे भाग को, दूसरे भाग को परावर्तक बना दिया जाता है, परावर्तक बना दिया जाता है। ऐसा निकाय, ऐसा निकाय क्या कहलाएगा भाई, दर्पण कहलाता है। ऐसा निकाय भाई क्या कहलाएगा, दर्पण, ठीक है। आप एक भाग पर पॉलिश कर दो, दूसरा वाला भाग परावर्तक बना दीजिए, अर्थात उस भाग पर क्या होगी, प्रकाश के परावर्तन की घटना को देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये तो हो गई हमारी किसकी परिभाषा, दर्पण की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दर्पण के भाई प्रकार भी होते हैं, ठीक है। अब यहां से हम एक चित्र को बना रहे हैं आपके सामने, ये रहा दर्पण, ठीक है। दर्पण भाई दो प्रकार से बांटा जाएगा आपके सामने। दर्पण कितने प्रकार से बांटा जाएगा, दो प्रकार से। एक होगा समतल दर्पण, एक होगा कौन सा वाला भाई, समतल दर्पण, और दूसरा गोलीय दर्पण। दूसरा कैसा होगा भाई, गोलीय दर्पण, ठीक है। तो आप लोग दर्पण को तो जानते हो, एक भाग पर पॉलिश होगी, दूसरा वाला भाग कैसा होगा, परावर्तक, ठीक है। तो आप दर्पण को तो जानते हो, लेकिन यहां पर जो दर्पण है वो दो प्रकार से बांटा, एक तो हमारा होगा समतल दर्पण और दूसरा होगा हमारा गोलीय दर्पण, ठीक है। अब बात करेंगे समतल दर्पण की। इसमें क्या होगी, इसमें जो दर्पण होगा, जो भी दर्पण होगा, इसमें जो भी दर्पण होगा, उसका जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो बिल्कुल कैसा होगा, प्लेन होगा, ठीक है। जैसे ये देखो, ये आपके सामने, ये किसका उदाहरण है, ये भाई आपके सामने समतल
दर्पण का एग्जाम्पल रहा। ठीक है, तो ये आपके सामने भाई किसका एग्जाम्पल रहा? समतल दर्पण का एग्जाम्पल रहा। ठीक है, तो हमने क्या बताया? हमने बताया भाई कि ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? समतल हो, प्लेन हो। ठीक है, तो यह दर्पण क्या कहलाएगा? ऐसा दर्पण भाई क्या कहलाएगा? समतल दर्पण। ठीक है, आपके सामने ये बोर्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो आप इसकी सरफेस देखोगे, आप बोलोगे सर इसकी सरफेस बिल्कुल प्लेन है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या बताया? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? समतल हो। देखिए भाई, ये परावर्तक जो पृष्ठ है वो कैसा है? बिल्कुल समतल है। ठीक है, तो यहां पर ऐसे दर्पण क्या कहलाएंगे? समतल दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, और यहां पर अगर हम बात करेंगे किसकी? गोली दर्पण की, तो गोली दर्पण किसे कहेंगे? तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? गोल हो। जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? गोली हो, तो वह क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण। और गोली दर्पण भाई कैसा होगा? खोखला होगा। कैसा होगा? खोखला होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने क्या बताया? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली हो, गोली दर्पण कहलाएगा। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर हम थोड़ी सी परिभाषा किसकी लिख दें? समतल दर्पण की। क्या लिखेंगे? लिखेंगे भाई ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो भाई? समतल हो। क्या कहलाएगा? समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, समतल दर्पण कहलाता है। अब मैं बात करूंगा यहां पर इसके अंदर जो प्रतिबिंब बन रहे हैं, इसके समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, इसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं? पहला, सबसे पहला पॉइंट भाई, इसके अंदर हम बात करेंगे प्रतिबिंब के अंदर गुण की। देखो भाई, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह सदैव कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा भाई? सीधा बनेगा। भाई पहला पॉइंट ध्यान रखना, कैसा? इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब वो कैसा बनेगा? प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई? आभासी व सीधा बनेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि मान लीजिए ये हमारे सामने समतल दर्पण है, ये हमारा दर्पण है। ठीक है, और यहां रखी हुई है भाई वस्तु। यहां कौन रखी हुई है? वस्तु रखी हुई है। ये भाई वस्तु रखी हुई है। ठीक है, ये वस्तु है। तो ध्यान रखना, इस दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी, इस समतल दर्पण से जितनी दूरी पर आप वस्तु को रखोगे, प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनेगा। क्या बताया? अगर आपने इस दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर वस्तु को रखी हुई है, वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा? इस दर्पण से आगे अगर प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक बनेगा, लेकिन इस दर्पण जो प्रतिबिंब बन रहा है वो किसके कहां बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। इसलिए यहां पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी। और कैसा बनता है? यहां सीधा। अगर दर्पण से आगे प्रतिबिंब बनेगा तो यहां पर कैसा बनेगा? वास्तविक। लेकिन जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बन रहा है? दर्पण से पीछे बन रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो यहां पर ये बनेगा भाई आभासी प्रतिबिंब। ये कैसा बनेगा भाई? आभासी बनेगा। ठीक है, ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? मैंने बताया भाई आपसे कि आप दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु को रखोगे, प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनेगा। मान लिया आपने दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी पर वस्तु को रखा है, तो प्रतिबिंब भी भाई कितने मीटर की दूरी पर बनेगा? 2 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। भाई कैसा बनेगा? आभासी। और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। आभासी और कैसा बनेगा भाई? सीधा बनेगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा। पहला पॉइंट कि भाई प्रतिबिंब कैसा बनेगा? समतल दर्पण में आभासी और सीधा।
आप दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु को रखोगे दर्पण के सामने, प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बनेगा दर्पण से पीछे। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे गोली दर्पण की। तो गोली दर्पण की परिभाषा क्या लिखोगे? लिखोगे ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो भाई? गोली हो, क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो इस गोली दर्पण के बारे में हम लोग अब अध्ययन करने वाले हैं। समतल दर्पण की कहानी आप लोग बस इतनी ध्यान रखनी है। ठीक है, हम लोगों को अब आपको पढ़ाना है, वो पढ़ाना कौन सा है? गोली दर्पण को। यहां से आप लोगों को क्वेश्चंस बनने वाले हैं। चलिए एक बार यहां तक का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लो पहले भाई। वाले हैं किसका? गोली दर्पण का। तो गोली दर्पण की अभी आप लोगों को हमने परिभाषा बताई। क्या बताई? बोलोगे सर ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अगर गोल हो तो कैसा कहलाएगा? वो कहलाएगा गोली दर्पण। ठीक है, अब गोली दर्पण दो प्रकार से बांटा है। गोली दर्पण को दो प्रकार से बांटा है। एक आप लोग पढ़ोगे उत्तल दर्पण के रूप में, एक किसके रूप में पढ़ने वाले हो? उत्तल दर्पण के रूप में, और दूसरा भाई किसके रूप में पढ़ने वाले हो आप? अवतल दर्पण के रूप में। तो भाई गोली दर्पण कितने प्रकार से? दो प्रकार से। गोली दर्पण कितने प्रकार से भाई? दो प्रकार से। दर्पण कितने प्रकार से? दो। कौन कौन सा? समतल और गोलीय। लेकिन गोली दर्पण को दो प्रकार से बांटा है, उत्तल और अवतल दर्पण में। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अब इसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। इसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं? अध्ययन करने वाले हैं। समझो, आपके सामने ये एक हमने ले लिया गोली पृष्ठ ले लिया। ये हमने क्या ले लिया? एक गोली पृष्ठ ले लिया। ठीक है, और इस पे हमने प्रकाश की किरणों को आपतित करा दिया। तो प्रकाश की किरणों को आपतित कराया तो भैया प्रकाश की किरणें कुछ इस तरीके से चलेंगी। प्रकाश की किरणें कुछ इस तरीके से चलेंगी। ठीक है, ये हमने अभी क्या लिया है? एक गोली पृष्ठ लिया है और इस पे हमने, और ये कैसा है? ये भाई खोखला है। ये कैसा है? खोखला है, ध्यान रखना। ठीक है, खोखला गोली पृष्ठ है और हमने इस पे प्रकाश की किरणों को आपतित कराया। तो भैया प्रकाश की किरणें आप जिधर से डालना चाहो, जैसे डालना चाहो, ठीक है, तो प्रकाश की किरणें कुछ इस तरीके से जाएंगी। तो आप क्या घटना देखने को मिल रही है? आप घटना देखने को मिल रही है कि आप बोलोगे सर जो प्रकाश की किरणें हैं, ये देखो, ये उभरे हुए भाग से तो प्रवेश कर रही है। उभरे हुए भाग से तो क्या कर रही हैं? प्रवेश कर रही हैं। और अंदर धसे हुए भाग से देखो, अंदर धसे हुए भाग से ये क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। मैंने क्या बताया आपसे? मैंने बोला एक गोलीय पृष्ठ ले लीजिए, कैसा हो? खोखला हो। ठीक है, जिसके आर पार किरणें जा सकें। और हमने किरणों को, प्रकाश की किरणों को डाला तो इसके आर पार किरणें गई। तो हमने दो घटना देखने को मिली। एक, प्रकाश की किरणें जब खोखले गोले के अंदर प्रवेश कर रही हैं तो यहां पर उभरे हुए भाग से प्रवेश कर रही हैं, लेकिन जब बाहर निकलेंगी तो अंदर धसे हुए भाग से बाहर निकल रही हैं। मतलब हम अगर इसको क्या कर दें? बीच से काट दें। अगर हम इसको क्या करें भाई? इसको काट दें, तो काटने पर भाई हमको कितने भाग इसके मिलने वाले हैं? हमको दो भाग मिलने वाले हैं। काटने के बाद हमको कितने भाग मिलने वाले? दो। कैसे? एक भाग आप बोलोगे सर ये, ठीक है, और दूसरा वाला भाग आप बोलोगे सर ये। ठीक है, आपको दो भाग मिलने वाले हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर एक भाग से जो प्रकाश की किरणें हैं वो प्रवेश कर रही हैं, और किस भाग से? उभरे हुए भाग से। ठीक है, ये भाई उभरे हुए भाग से प्रकाश की किरणें क्या कर रही हैं? प्रवेश कर रही हैं। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? दर्पण। तो दर्पण में हमने क्या बताया? दर्पण में हमने बताया कि भाई एक भाग पर पॉलिश होती है और दूसरे भाग पर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं। ठीक है, तो भाई ध्यान रखना, अगर प्रकाश की किरण इस भाग से उभरे हुए भाग पे पड़ रही है तो दर्पण बनाने के लिए भाई इसके दूसरे वाले भाग की ओर हमें क्या कर देना है भाई? पॉलिश कर देना है। दूसरे वाले भाग पे हमें क्या कर देना है? पॉलिश कर देना है। अगर इस भाग पे प्रकाश की किरण पड़ रही है तो दूसरे भाग पे हम क्या कर देंगे? पॉलिश कर देंगे। ठीक है, तो होगा क्या? कहानी ये होगी कि अब ये प्रकाश की जो किरण है, ये जो प्रकाश की किरण आपने डाली है,
उभरे हुए भाग पर, तो अब वो इसके आर पार नहीं जाएगी। फिर क्या होगा, आप बोलोगे सर ये टकरा के और पुनः उसी माध्यम में कैसे हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। ठीक है, और ये वाला जो भाग है ये कैसा है, पॉलिशदार है। कैसा है ये भाग भाई, पॉलिशदार हो गया। ठीक है, अच्छा हम इन दोनों के बीच में हमने डाल दिया लंब। ठीक है, और हमने बताया था जिस भाग पे प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है उस भाग को हम क्या बोलते हैं, उस भाग को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। हमने क्या बताया था, जिस भाग पे प्रकाश के परावर्तन की घटना देखने को मिलती है उस भाग को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। यानी अगर इसके एक भाग पर पॉलिश है तो दूसरी ओर प्रकाश के परावर्तन की घटना देखने को मिलने वाली है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये किरण सतह की ओर जा रही है और जो किरण सतह की ओर जाती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण बोलते हैं, आपतित किरण। ठीक है, और जो किरण सतह से टकराकर वापस लौटती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। यहां तक कहानी क्लियर हो गई, और ये हमारा आप लोगों को पता है अभिलंब होता है। ठीक है, तो जब प्रकाश का परावर्तन, हमने क्या बताया भाई, जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए, ये उठा हुआ भाग है, उठा हुआ भाग, तो जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग पर, उठे हुए भाग पर होता है तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं भाई, उत्तल दर्पण। उम्मीद है आप लोग उत्तल दर्पण पहचान लोगे। तो आप बोलोगे सर जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग पर हो तो ऐसा दर्पण क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे इसमें। अब आप देख रहे हो कि सर प्रकाश उभरे हुए भाग से तो प्रवेश करा और अंदर धसे हुए भाग से तो बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये लो, अंदर धसे हुए भाग से हमने प्रकाश को प्रवेश करा दिया। अब यह प्रकाश आर पार ना निकले, अगर प्रकाश इस भाग पे पड़ रहा है तो दर्पण बनाने के लिए हमें दूसरे भाग पर पॉलिश करनी होगी। अगर प्रकाश इस भाग पे है तो दूसरे भाग पर हमें क्या कर देनी है, पॉलिश कर देनी है। ठीक है, ये लो हमने भाई पॉलिश कर दिया, ये हमने भाई क्या कर दिया, पॉलिश। तो अब प्रकाश की किरण आर पार तो जाएगी नहीं, टकराएगी, टकराने के बाद वापस। ठीक है, वापस, और इन दोनों के बीच में हमने डाल दिया लंब। ठीक है, इसको बोल दिया हमने अभिलंब। अच्छा इसमें अब भाई अब तो पहचान लोगे ना कौन सी किरण आपतित किरण है, कौन सी किरण परावर्तित है। तो आप बोलोगे जो किरण सतह की ओर जा रही है उसको लिखो आप आपतित किरण। भाई ये किरण सतह की ओर जा रही है और ये टकराने के बाद वापस लौट रही है, इसलिए इसको लिखो परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, अच्छा जिस भाग पे आपको प्रकाश के परावर्तन की घटना को देखने को मिली है उस भाग को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। और ये भाई हमारा कौन हो जाएगा, दूसरा वाला भाग, ये पॉलिश हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये पॉलिशदार पृष्ठ हो जाएगा। चलिए अब हम बात करने वाले हैं कि जब प्रकाश का परावर्तन अंदर धसे हुए भाग पर होता है, जब प्रकाश का परावर्तन अंदर धसे हुए भाग पर होता है तो इसको बोलते हम अवतल दर्पण। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। जब प्रकाश अंदर धसे हुए भाग पर डालोगे अवतल, उभरे हुए भाग पर डालोगे तो उत्तल। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो आपके सामने ये हमारा उत्तल दर्पण है और ये हमारा अवतल दर्पण है। तो गोली दर्पण हमारा कितने प्रकाश से, 2 प्रकाश से। तो हमने बोलेंगे भाई कि आप अवतल दर्पण कब बोलोगे, तो आप बोलोगे जब प्रकाश का परावर्तन धसे भाग पर होता है तो ऐसे दर्पण को कौन सा दर्पण कहेंगे आप, अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। क्या बताया, जब प्रकाश का परावर्तन अंदर धसे हुए भाग पर होता है। ठीक है, यहां पर परावर्तन अंदर धसे हुए भाग पर होता है, अंदर धसे
भाग पर होता है, तो ऐसे दर्पण को हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। ये रहा चित्र, ठीक है। और उत्तल दर्पण में क्या लिखोगे? जब प्रकाश का परावर्तन उभरे पृष्ठ पर होता है, उभरे पृष्ठ पर होता है या उठे हुए भाग पर होता है, तो ऐसे दर्पण को क्या कहोगे भाई आप लोग? उत्तल दर्पण कहते हो। तो बताओ भाई इस चित्र में बताओ, ये वाला भाग किसका काम करेगा? ये वाला भाग प्रकाश उभरे हुए भाग पे आ रहा है, मतलब उत्तल हो जाएगा, उत्तल पृष्ठ हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला भाग देखो, अंदर धसे हुए भाग से प्रकाश क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है, तो ये वाला किसकी बात करेंगे हम? अवतल की, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ध्यान रखना, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। चलिए पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। स्क्रीनशॉट लो भाई। गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जैसे आप लोगों से हम पूछेंगे भाई बताओ वक्रता केंद्र किसे कहेंगे? ध्यान रखना, हम आपसे क्या पूछेंगे? बताओ भाई वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ठीक है। फिर हम आपसे पूछेंगे बताओ दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण का ध्रुव, ठीक है। उसके बाद हम आपसे पूछेंगे कि भाई बताओ वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, ठीक है। वक्रता त्रिज्या हम आपसे पूछेंगे। उसके बाद हम आपसे पूछेंगे भाई बताओ मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, ठीक है। फिर हम आपसे पूछेंगे भाई बताओ फोकस या मुख्य फोकस किसे कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे पूछेंगे भाई बताओ फोकस दूरी किसे कहोगे? फोकस दूरी किसे कहोगे? फिर आपसे पूछेंगे दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को भाई पता होने चाहिए, यही न्यूमेरिकल्स में सहायता देते हैं। यही टॉपिक हमें आप लोगों को जो प्रतिबिंब का बनना सिखाएंगे, तब आप लोगों को इन्हीं पॉइंट के बारे में जानकारी होना जरूरी है। सूत्र का निगमन होगा भाई क्लास 10th के अंदर, गोली दर्पण के सूत्र का निगमन नहीं है, लेकिन क्लास 12th के अंदर गोली दर्पण के सूत्र का निगमन है। बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है भाई क्लास 12th वालों के लिए, ठीक है। तो चलिए हम इन सभी परिभाषाओं को आप लोगों को कैसे याद कराते, देखो समझो। हमने आपसे पहली परिभाषा पूछी, आप बोलोगे भाई क्या पूछी? वक्रता केंद्र किसे कहेंगे? तो एक बात बताओ, ये हमारा कौन है? आप बोलोगे सर ये तो हमारा गोली दर्पण होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है? गोली दर्पण है। और इस गोली दर्पण का जो सेंटर होगा, जो केंद्र होगा, इसी को तो हम क्या बोलते हैं भाई? वक्रता केंद्र। तो आप लोग पहचान लोगे ना परिभाषा। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर समझ में आ गया कि जो गोली दर्पण होता है ना, उस गोली दर्पण का जो सेंटर, जो केंद्र होगा, वही क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे? इसकी परिभाषा लिखोगे गोलीय दर्पण के केंद्र को, गोली दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, केंद्र कहते हैं। तो आप लोग उम्मीद है परिभाषा पहले समझ में आ गई। पहला पॉइंट आप लोग समझ में आ गया होगा, ये जो गोली दर्पण है, इस गोली दर्पण का जो केंद्र होगा, इसी केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे दर्पण का ध्रुव। तो यहां पर हमने क्या किया? इस जो खोखला, ये जो हमारा गोली दर्पण है, इसको हमने काट दिया। काटने के बाद आपको दो भाग मिलेंगे, एक भाग ये और दूसरा भाग ये, दो भाग मिलेंगे, ठीक है।
तो इस जो ये परावर्तक पृष्ठ है, ये जो हमारे सामने ये जो परावर्तक पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं, इसके जो मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोली दर्पण का ये जो परावर्तक पृष्ठ है, इनके जो मध्य बिंदु हैं, इनको हम क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इनके मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे M1 M2 नाम दे दिया और इसको भाई M1 और M2। ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए, तो यहां पर क्या लिखोगे? यहां लिखोगे गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दो परिभाषा क्लियर हो गई। गोली दर्पण का जो केंद्र होगा वो हमारा वक्रता केंद्र कहलाया, लेकिन जब इसके परावर्तक पृष्ठ मिले तो इनके मध्य बिंदु को हमने क्या बोल दिया? हमने बोल दिया भाई इसका ध्रुव। ठीक है, अच्छा भाई, इसका केंद्र बताओ। इस परावर्तक पृष्ठ का केंद्र किधर होगा? तो आप बोलोगे सर इसका जिधर गोली दर्पण बनेगा, इसका जिधर गोली दर्पण बनेगा, इधर बन रहा है ना, तो इसका सेंटर किधर होगा? ये। ठीक है, अच्छा इस वाले भाग का सेंटर किधर होगा? तो इस वाले भाग का सेंटर बताओ। आप बोलोगे सर इस वाले भाग का सेंटर किधर होगा? गोली दर्पण तो इधर बन रहा है, तो इस वाले भाग का सेंटर इधर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। अच्छा, ध्रुव से और केंद्र तक की जो दूरी होगी, ये जो ध्रुव है और ध्रुव से जो केंद्र तक की दूरी है, यही तो वक्रता त्रिज्या कहलाई। ध्रुव से और केंद्र तक की जो दूरी, ध्रुव से केंद्र तक की दूरी, यही क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। तो गोली दर्पण में जो ध्रुव है, ध्रुव से और केंद्र तक की दूरी, ये भाई यहां ध्रुव है और यहां पर ध्रुव से और केंद्र तक की दूरी, यही क्या कहलाई? वक्रता त्रिज्या कहलाई। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहां पर? वक्रता त्रिज्या में लिखोगे गोलीय दर्पण के ध्रुव से केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती भाई? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बोलो यहां तक कहानी क्लियर हो गई? ठीक है, अच्छा आप ध्रुव और केंद्र से होकर एक रेखा खींच दो। कहां तक खींचोगे? अब जवाब ये आपका आएगा सर कहां तक खींचे? अनंत तक। केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा होगी, कहां तक? अनंत तक खींच सकते हो, और इसी को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो आप परिभाषा क्या दोगे? बोलोगे सर जो केंद्र है और ध्रुव है, इससे होकर जाने वाली जो रेखा होगी वो ही क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। ये रेखा आप कहां तक खींच सकते हो? इधर भी अनंत तक और इधर भी अनंत तक। तो क्या लिख लोगे भाई मुख्य अक्ष में? मुख्य अक्ष में लिख लोगे केंद्र व ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे मुख्य फोकस या फोकस की। ठीक है, इसको चित्र हम नीचे बना दे रहे, इन चित्रों को हम नीचे बना दे रहे। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा कि भाई ये हमारा ध्रुव है, केंद्र इसका इधर होगा, ये हमारे मुख्य अक्ष है और ध्रुव से केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अच्छा दूसरा वाला चित्र मैं इधर बना दे रहा हूं, दूसरा वाला चित्र में थोड़ा सा नीचे बना दे रहा हूं यहां। ठीक है, ये ध्रुव, केंद्र, ठीक है, ये रेखा अनंत। अच्छा, मुख्य अक्ष पर कौन रखी हुई है भाई? मुख्य अक्ष पर वस्तु रखी हुई है। ठीक है, मुख्य अक्ष पर कौन रखी हुई है? वस्तु रखी हुई है, ये वस्तु रखी है। ठीक है, अब क्या होगा मुख्य अक्ष के? अब इस पे क्या होगा? अब जहां वस्तु रखी होगी वहां से जाएंगी किरणें, जिधर वस्तु रखी होगी उधर से जाएंगी किरणें।
ठीक है। अब ये किरणें किसके समांतर जाएंगी भाई? मुख्य अक्ष के समांतर। ये किरणें किसके समांतर जा रही है भाई? मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ठीक है। यहां पर थोड़ी सी वस्तु को हम हल्का सा इधर बना दे रहे हैं, ये वस्तु बना दिया आपके सामने, ठीक है। अब यहां से भाई क्या जाएंगे? किरणें। अब चूंकि किरणें अगर इधर से जा रही हैं तो इसके दूसरे वाले भाग पर मैंने क्या बताया था भैया? पॉलिश होगी, तो किरण आर पार जाएंगी नहीं। टकराने के बाद यहां पर ये किरणें क्या होंगी? परावर्तित होंगी और एक बिंदु पे जाके ये कहां क्या होना शुरू हो जाएंगी? एकत्रित हो जाएंगी, ठीक है। तो जिस बिंदु पर ये किरणें जाकर एकत्रित हो रही हैं उसको बोलते हैं मुख्य फोकस। तो आप बोलोगे सर ये मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें जा रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें जा रही हैं, देख रहे हैं परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एकत्रित होंगी, जहां पर ये किरणें एकत्रित होंगी वहीं पर कहलाएगा फोकस या मुख्य फोकस, ठीक है। अच्छा, इसमें वस्तु किधर रखी होगी भाई? इधर इस वाले भाग में वस्तु इधर है तो इस वाले भाग में वस्तु इधर होगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जा रही हैं। अब किरणें इधर से जा रही हैं तो इसके दूसरे भाग पर भाई क्या होगा? पॉलिश होगी। बात सही है। किरण टकराएगी इधर, किरण टकराएगी इधर, तो भाई ये इधर देखो, ये किरण इधर जा रही है, ये किरण इधर जा रही है। लेकिन एक कल्पना करें, सोच है कि अगर हम इस किरण को पीछे की ओर ले जाएं, इस किरण को पीछे की ओर ले जाएं और इस किरण को भी अगर हम पीछे की ओर ले जाएं, इस किरण को भी हम कहां ले जाएं? पीछे की ओर ले जाएं, तो ये जिस बिंदु पर एकत्रित तो होती हुई प्रतीत हो रही हैं, जिस बिंदु पर एकत्रित होती हुई प्रतीत हो रही हैं या एकत्रित होती हैं, तो उसको बोलते हैं मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं भाई? मुख्य फोकस, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे मुख्य फोकस की परिभाषा? परिभाषा लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर एकत्रित होती हैं, चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एकत्रित होती हैं, एकत्रित होती हैं या एकत्रित होती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस बिंदु का क्या कहेंगे? फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखोगे ना। अब बात आ रही है फोकस दूरी। तो यहां से देखो ये ध्रुव है और ध्रुव से जो फोकस तक के बीच की जो दूरी होगी वही फोकस दूरी कहलाती है। ये जो ध्रुव है, ध्रुव से फोकस तक के बीच की जो दूरी होगी वही क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी भी लिखोगे ध्रुव से फोकस तक के बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। ध्यान रखोगे। अब हम बात करेंगे किसकी? एक हेडिंग और है जिसका नाम है दर्पण का द्वार। अब दर्पण कैसे कहते हैं समझो। यहां पर क्या है? ये यहां पर जो आपको गोली दर्पण का ये परावर्तक पृष्ठ है, इसके व्यास को यहां पर गोली दर्पण का जो ये परावर्तक पृष्ठ है, इसके व्यास को ही तो हम क्या कहते हैं भाई? दर्पण का द्वारा। तो क्या लिखोगे? गोलीय दर्पण के परावर्तक, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, ठीक है। तो यहां आप लोगों को भाई आज के क्लास के अंदर समझाया गया गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो आप लोग वीडियो को लगातार देखते रहिए
ठीक है, और बहुत ही जल्द आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आज की क्लास को हम यही ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।